हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। रीति काल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और लगभग हमने 150 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। हमने आदि काल वहाँ पे पूरा कवर कर दिया है और भक्ति काल पूरा कवर कर दिया है। साथ ही साथ जो भी रचना और रचनाकार से रिलेटेड जो वीडियो है, जो PDF है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप क्वेश्चन आंसर के भी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़िए। आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रीतिकाल के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम आज भी करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे आपको प्रैक्टिस करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से अच्छा है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम याद नहीं होता है, इतना सारा रचना है, ये कैसे याद होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करवाती हूँ, 50 से 60 क्वेश्चन हम करते हैं। तो 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट देखिए और आपको पता भी नहीं चलेगा आपको क्वेश्चंस याद होते हैं। जब उसको आप दोबारा देखेंगे तो आप आंसर पहले ही कर दोगे उससे। तो जो भी बचा खुचा होता है वो भी आपको सेकंड बार में याद हो जाता है और एक फाइनल आप तीसरी बार अगर देख लेते हैं उस वीडियो को तो फिर वो क्वेश्चन आपको पूरा रट जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा अगर आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद करना चाहते हैं तो। वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट 10-15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा या 45 मिनट दे के आप पूरा 50 से 60 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दे के ये बताना चाहा कि आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मेरे वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारी वीडियो मेरी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लाइक कीजिए पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। आपके नीड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो 150 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आज हम 151 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ यूथ पब्लिकेशन के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपका तैयारी और भी बेहतर हो जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे ऐसी मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए, लगातार पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जुगल विलास की यहाँ बात की जा रही है। जुगल विलास किसकी रचना है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राम सिंह। राम सिंह की रचना है। और एक बात इसमें कि ये प्रबंध काव्य है, ठीक है, ये प्रबंध काव्य है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसिकानंद की रचना किस कवि की है? रसिकानंद की बात की जा रही है तो रसिकानंद की रचना किस कवि की हो जाएगी? ग्वाल कवि की हो जाएगी। राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? अब इसमें बताना है, कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन असत्य है। सुजान चरित्र सूदन की रचना है, बिल्कुल सही है। हमीर हट की रचना ग्वाल कवि है, बिल्कुल सही है। पिंगल प्रकाश पद्माकर की का ग्रंथ है, यह आपका गलत है। कवि कुल कंठाभरण की रचना दुल्ह की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे गलत पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? तो यहाँ पे नंद किशोर राइट हो जाएगा, ठीक है। नंद किशोर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, पिंगल प्रकाश की रचनाकार हो जाएंगे। चलते हैं आगे। इनमें से रीति का अर्थ बताना है, काव्य शास्त्र में किस प्रकार से लिया जाता है? तो विधि होगा, मार्ग होगा, विशिष्ट पद रचना, या इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट पद रचना को हम काव्य शास्त्र के अंदर रीति का अर्थ लेते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से किस विषय में मतलब समझाने का किस ग्रंथ में प्रयास किया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल रीति ग्रंथ में हमने ये क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है। तो हमारा
ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो प्रताप शाही की रचना है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो भाषाभूषण, रसभूषण और पद्माभरण, ये तीनों रचना किसकी है, ये मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप सारे अच्छे से ध्यान से आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ये मुझे पता चल पाए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को कितेक उपाय करो, कहु होत है आपनु पिया पराए। को कतेक उपाय करो, कहूँ कोत है आपनो पिया पराए। तो यह जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये जो पंक्ति है ये मतीराम की पंक्ति है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। रस विलास का मूल प्रतिपाद क्या है? रस विलास का मूल प्रतिपाद क्या हो जाएगा? अलंकार रस, गुण विवेचन या काव्य शास्त्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रस, ठीक है। रस इसका मूल प्रतिपाद होता है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुजान सिंह के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने उनके दरबार में रचनाएं की। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूदन, ठीक है। सूदन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूदन की जो प्रसिद्ध रचना है सुजान चरित, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? देखिए आपका यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सुजान चरित्र में ही देखने को मिलता है, ठीक है। सुजान चरित्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। किसकी रचना है? सुजान चरित्र तो सूदन की रचना है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा सुता शतक के रचनाकार का नाम बताइए। राधा सुता शतक जो है गुमान मिश्र, हित वृंदावन दास, रसिक सुमति या श्री हरि जी, ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्री हरि जी की रचना है राधा सुधा शतक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरधर कविराय। गिरधर कविराय की जो नीति कुंडलियां हैं वो ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। स्नेह सागर का संपादन किसने किया? देखिए इसका संपादन अलग है और रचयिता अलग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्नेह सागर के जो संपादक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? आपके लाला भगवान दीन, ठीक है। लाला भगवान दीन आपके संपादन हो जाएंगे स्नेह सागर के। और अगर हम बात करें स्नेह सागर के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो ये अलग है। ये स्नेह सागर के रचयिता कौन हो जाएंगे? बख्शी हंसराज। बख्शी हंसराज जो है रचयिता हो जाएंगे। और अगर संपादक की बात किया जाए तो लाला भगवान दीन जो है संपादन हो जाएंगे, ठीक है। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम बताइए। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन हो जाएंगे? महाराज शिव विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, लाल कवि या इनमें से कोई नहीं। तो महाराज विश्वनाथ सिंह जो है यहाँ पे आनंद रघुनंदन के रचनाकार हो जाएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उसने विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया। तो यहाँ पे देखिए मुसलमान बन गया था कौन कवि? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घनानंद, बोधा, आलम या याकूब खान। तो आलम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आलम, आलम यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जाति के कौन थे? ब्राह्मण थे। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आलम केली। आलम केली, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आलम केली बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। चलते हैं आगे। शेख रंगरेजिन ने प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया। अब यहाँ पे देखिए नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शेख रंगरेजिन एक जहाँ यहाँ पे एक नारी का नाम है, और कौन हो जाएंगे? आलम। आलम ने इनसे विवाह कर लिया था। रीतिकालीन कवि आलम जो है शेख रंगरेजिन से उन्होंने विवाह कर लिया था, और इसीलिए वो मुसलमान बन गए थे। जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन विवाह करने के लिए वो मुसलमान बन जाते हैं और अपना नाम आलम उन्होंने करवा लिया। आगे चलते हैं। कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन। कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है आपकी, यह किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पे आलम की पंक्ति हो जाएगी। एक मिनट,
हाँ, आलम की ही हो जाएगी, आलम की पंक्ति हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलम के लिए रचयिता कवि कौन है? अभी अभी मैंने आपको बताया। तो आलम के रचयिता कवि कौन हो जाएंगे? घनानंद आलम। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकाल को माना है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ, महाराज विश्वनाथ सिंह के नाटक को उन्होंने प्रथम नाटक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकालीन रचना थी ये। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? तो युगल रस इन्हीं की रचना है। रसिक गोविंदानंदन ये भी इन्हीं की रचना है। कलयुग रासो भी इन्हीं की रचना है। काव्य विलास इनकी रचना नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काव्य विलास किसकी रचना है? तो प्रताप शाही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास ये सब ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? यमुना लहरी के रचयिता कवि का नाम बताना है। रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि या नागरीदास? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। चलते हैं आगे। नवरस तरंग, नवरस तरंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? पद्माकर, मतीराम, बेनी प्रवीण या ग्वाल कवि? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, अब तक ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बेनी प्रवीण जो है नवरस तरंग के रचनाकार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपका पूछा गया है। चलते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? तो बेनी प्रवीण को माना है। बेनी प्रवीण की रचनाओं को इन्होंने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष माना है। चलते हैं आगे। सुमेलित क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। रसलीन की जो यहाँ पे देखे बहुत ही प्रसिद्ध अंग दर्पण इसकी रचना मानी जाती है। और तोस की सुधा निधि जो है वो तोस की हो जाएगी। भिखारी दास की बात करूँ तो काव्य निर्णय इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछने वाली क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देव की कुशल विलास, आपको देव के रचनाओं को अगर याद करेगा एक ट्रिक बताऊं तो लास्ट में बहुत ज़्यादा विलास देखने को मिलता है। ये नहीं कहूँगी हर जगह जो विलास होगा वो देव की ही रचना है, लेकिन अधिकतर आप अगर नहीं आपको क्वेश्चन आ रहा है समझ में तो आप इस तरह से आजमा सकते हैं इसको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव के किस ग्रंथ में रातों रात भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है? रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका या सुख सागर तरंग? तो यहाँ अष्टयाम जो है रचना है इनकी, इसी में रात दिन के भोग विलास की चर्चा, दिनचर्या की चर्चा की गई है। चलते हैं आगे। बावरी जो पे कलंक लगियो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगा वहीं? बावरी जो पे कलंक लगियो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगा वही? यह पंक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है और यह पंक्ति आप किसकी होगी? तो नेवाज की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? देखिए क्या पूछा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से किस ग्रंथ को माना है? तो काव्य प्रकाश के छायानुवाद की बात की जा रही है। और काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो मम्मट की रचना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है रस रहस्य इसको माना जाता है, रस रहस्य को ही काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना जाता है। चलते हैं आगे। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल, महाराज प्रताप शाही या सोलंकी राजा रुद्र? तो सोलंकी राजा रुद्र ने ही भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। चलते हैं आगे। हुए वनमाल हिये लगिए, अरु है मुरली धरा अधरा रस पीजय? यह जो पंक्ति है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। वह वनमाल हिये लगिए, अरु है मुरली अधरा रस पीजय, यह जो पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है? तो यह जो है मतीराम की पंक्ति है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतीराम की पंक्ति है, वह वनमाल हिये लगिए, अरु है मुरली अधरा रस पीजय। तो किसी भी तरह से रिलेट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब इसमें कथन पूछा जा रहा है। रसराज की रचना मतीराम ने की है। देखिए आपको इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो रसराज की रचना मतीराम ने की है, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई पर आर्या सप्तशती का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। ये दो ऑप्शन तो सही थे आपके।
गलत बताना है आपको, ठीक है। रीतिकाल में वीर रस, भूषण वीर रस के कवि है, बिल्कुल सही है। सूदन ने श्रृंगार रस की कविता इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। कवि निरूपण कवि की रचना में ये माने जाते हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रस गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? रसिक रोहन का मोहन का वर्ण विषय क्या हो जाएगा? अलंकार निरूपण, नायिका भेद, रस विवेचन, या इनमें से सभी। तो अलंकार निरूपण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। रसिक मोहन का वर्ण विषय अलंकार निरूपण है। और यह किसकी रचना है? चलिए आगे क्वेश्चन में है, हम देख लेते हैं। रसिक मोहन रचयिता के कवि कौन है? तो रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, गिरधर दास, या फिर बेनी प्रवीण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रघुनाथ बंदीजन, ठीक है। रसिक मोहन किसकी रचना है? रघुनाथ बंदीजन। तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? तुलसी भूषण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रसरूप यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुलसी भूषण के रचनाकार रसरूप है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए? तो यहाँ पे तुलसी भूषण में, भाषा भूषण में, काव्य विवेक में, या रामचंद्र कंठाभरण में। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलसी भूषण में दिए गए। चलते हैं आगे। रस दर्पण के रचयिता का नाम बताइए। देखिए, एक आता है आपका अंग दर्पण, एक आता है रस दर्पण। अंग दर्पण किसकी है? अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की है, रसलीन की है, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं, रस दर्पण पूछा जा रहा है। रस दर्पण किसकी हो जाएगी? सेवादास की रचना हो जाएगी रस दर्पण। अंग दर्पण काफ़ी पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सेवादास आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रस दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? सेवादास, हठीजी, बेनी प्रवीण, या जसवंत सिंह। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किसकी रचना हो जाएगी? ये सेवादास की रचना है रघुनाथ अलंकार। आगे चलते हैं। वृत्त विचार नामक छंद निरूपण रीति ग्रंथ कौन सा है? वृत्त विचार नामक छंद निरूपण रीति ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भाषा भूषण हमारा सही हो जाएगा। भाषा भूषण किसकी है? यशवंत सिंह की है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ किसका है? वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, या इनमें से कोई नहीं। तो राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ की बात की जा रही है, किसका हो जाएगा? वाणी भूषण। ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। वृत्त तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए। वृत्त तरंगिणी के रचयिता का नाम कौन हो जाएगा? सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही, या राम सहाय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राम सहाय। राम सहाय की रचना है वृत्त तरंगिणी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको कथन छांटना है, तो असत्य हमें बताना है। तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, बिल्कुल सही। ललित ललाम मतिराम की रचना है, बिल्कुल सही। व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना नहीं है, गलत हो जाएगा। व्यंग्यार्थ कौमुदी हमने बहुत बार कर लिया है, किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है, प्रताप शाही की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुजान चरित सूदन की रचना है, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं आगे। इनमें से ऋतु वर्णन किस दृष्टि से कवि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? ये बहुत बार हमने कर लिया ये क्वेश्चन, तो सेनापति यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अभी तक आपको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन, काफ़ी बार हमने देख लिया इसको। चलते हैं आगे। यहाँ पे सुमेलित करना है, देख लेते हैं। कवित रत्नाकर किसकी हो जाएगी? कवित रत्नाकर अगर हम बात करें तो सेनापति की हो जाएगी कवित रत्नाकर। रसराज किसकी रचना हो गई? मतिराम की। वाणी भूषण किसकी रचना है? राम सहाय की। और इश्क नामा जो है बोधा की रचना है। इस तरह से हम देख लेते हैं। एक का डी हमारा जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दो ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लेते हैं। डी, दो का सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमें असत्य कथन देखना है, ठीक है, तो देख लेते हैं। घनानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है, तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल सही है।
ठाकुर के काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों की सुंदर प्रयोग किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। आलम जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान बन गए, ये भी बिल्कुल सही है, अभी भी हमने देखा। और विरह वारिस नामक बोधा की जो रचना है वो मुक्तक काव्य नहीं है। यहाँ पे कौन सा काव्य हो जाता है, तो प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। सहजोबाई किस काल की कवित्री है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया और काफी बार इसमें कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है। सहजोबाई, यहाँ पे बाई नाम से आपको लग रहा होगा कि ये भक्ति काल से रिलेटेड होंगी, जैसे मीराबाई, सहजोबाई, उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल की कवित्री मानी जाती है। इनका अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी के में इनका समय माना जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं रीतिकाल की रचना 1700 से 1900 माना गया है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विक्रमी संवत में बात किया जाए तो यही था ना, लेकिन ये 1800 के अंदर आती है, तो रीतिकाल के अंदर आ जाती है। इनकी एक प्रमुख रचना भी है जो काफी पूछा जाता है, सहज प्रकाश। इनकी रचना का नाम क्या है? सहज प्रकाश। नोट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराजा विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? तो कहाँ के राजा थे? वो रीवा के राजा थे, विश्वनाथ सिंह। चलते हैं आगे। रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो सरजू राय पंडित, मधुसूदन, राम प्रिया सरन या कृपा निवास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरजू राय पंडित। रामाश्वमेध यहाँ पे, इससे आप याद रख सकते हैं, सरजू राय पंडित। आगे चलते हैं। बनी बनी जी किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी? तो यहाँ पे क्या होगा? सेवादास, नगरीदास, आलम या बोधा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नागरीदास। ठीक है, नागरीदास की उपपत्नी थी बनी ठनी जी। आगे चलते हैं। ब्रजविलास के रचयिता कवि का नाम बताना है। ब्रजविलास के रचयिता कवि कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे ब्रजदासी दास हो जाएंगे। ये तो नाम से आप इसको लगा सकते हैं, इजी था। आगे चलते हैं। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ रचयिता के कवि कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? भगवत रसिक। भगवत रसिक इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। चलते हैं आगे। अनियोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? अनियोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन हो जाएंगे? गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, प्रताप शाही या भिखारी दास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दीनदयाल गिरी। अनियोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कौन हो जाएंगे? दीनदयाल गिरी। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए 10 में और करवा देती हूँ, 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सा कवि महाराज शिवाजी का पुत्र था? महाराज शिवाजी का पुत्र कौन था? नृपशंभु। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नृपशंभु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, शिवाजी के पुत्र की बात की जाए तो। सैयद गुलाम नबी, यह नाम किसका है? हमने इसको पहले भी देखा था रीतिकाल के, मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। रसलीन का जो नाम था वो सैयद गुलाम नबी था। अनूप शहर का रहने वाला कवि इनमें से कौन सा है? अनूप शहर का रहने वाला कवि का बात किया जाए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेनापति। ठीक है, सेनापति कहाँ के रहने? अनूप शहर के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा रीतिकालीन कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो आप सभी को पता है, सेनापति। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अलंकार पंचाशिका, ये भी क्वेश्चन अब आपको रट गया होगा। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, प्रैक्टिस करना है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको आधुनिक काल भी स्टार्ट करूंगी साथ साथ में ही, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं और वो बहुत ही वास्ट है। तो प्रैक्टिस में आपको कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। मेरे साथ बस बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, तभी आपका लाभ होगा। ऐसे जल्दबाजी करके आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है इसमें। इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शायस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है?
तो ये किसका, ये क्वेश्चन 1-2 बार देखा गया है एग्जाम में, तो इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए, जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण या मतीराम। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिवाजी के हाथों शायस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार माना जाता है जसवंत सिंह को। आगे चलते हैं, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? तो कितने दोहे हैं? 212 दोहे हैं, ध्यान रखेंगे। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की ही रचना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ देख लेते हैं, मतीराम कृत ललित ललाम किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है? चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, कुवलयानंद या फिर संस्कार अलंकार सर्वस्व। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कुवलयानंद। ठीक है, कुवलयानंद से प्रभावित है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है, और मतीराम की जो रचना है ललित ललाम इसी से प्रभावित है। आगे चलते हैं, रसराज के रचयिता का नाम बताना है। रसराज के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो मतीराम हो जाएंगे, हमने कई बार देखा है इसको। पूरा रीतिकाल खत्म करेंगे और इसकी जितने रचना और रचनाकार हैं एक वीडियो में मैं अलग से आपके लिए ले आऊँगी, और इसका उसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम में ज़रूर जुड़े। पद्माभरण, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्माभरण की रचना कब हुई थी? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से 1810 ईस्वी, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1810 में पद्माभरण की रचना हुई थी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, और कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी कैसी है, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसी अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चंस और भी लेके आऊँ, और प्रैक्टिस बहुत ही दमदार तरीके से करेंगे। इस बार का एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और मुझे बताइए कि कितना हेल्पफुल रहा ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।